हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके अलावा सोर्स ऑफ ड्रग्स, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जिससे हमें ड्रग ऑब्टेन होती है, ठीक है, या फिर उसके ड्रग नॉमेनक्लेचर। और इसके बाद हम लोग ड्रग नॉमेनक्लेचर, जो ड्रग्स की नेमिंग कैसे की जाती है, केमिकल नेम होते हैं, ट्रेड नेम होते हैं, जेनरिक नेम होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगर आपको स्कोप में इन केस एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, जो भी फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस हैं उसके बारे में भी आप अगर वहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स वहां पर मिलेंगे। ओके, अब हम समझते हैं फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। आप देख रहे होंगे कि दो ब्रांच हमें सबसे पहले दिख रही हैं, जो कि हैं फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक दो ऐसी ब्रांचेस हैं जिन पर पूरी हमारी फार्माकोलॉजी बेस्ड है। आप जब फार्माकोलॉजी की स्टडी करेंगे और आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक पर ही एक तरह से पूरी बेस्ड है। कैसे वो वर्क कर रही है ड्रग, या फिर बॉडी कैसे वर्क कर रही है, ज़्यादातर इसी की बात होगी। तो इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट में डेफिनेशन है। आगे चल करके जस्ट इसी के बाद हमारा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद हमारा फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक का पूरा चैप्टर है, जहाँ पर हम डिटेल स्टडी करेंगे इन दोनों के बारे में। ओके, तो फर्स्ट है हमारा फार्माकोडायनेमिक। अब हम समझते हैं फार्माकोडायनेमिक क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीज़ों पर ही हमारा ड्रग काम करे, एक तो बॉडी है, एक ड्रग। ओके, हम इन्हीं दोनों पर काम करने वाले हैं। तो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, या तो ड्रग अगर जाएगी तो उस पर बॉडी कैसे एक्ट करने वाली है उस ड्रग पर, या तो हम वो देखेंगे, या फिर हमारी ड्रग जो है वो कैसे एक्ट कर रही है हमारी बॉडी पर, ठीक है। या तो हम बॉडी पर देखेंगे कि हमने कोई ड्रग ली तो उस ड्रग को लेने के बाद हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए कैसा रिएक्शन दे रही है, कैसे एक्ट कर रही है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, हम कोई भी ड्रग लेने के बाद देखेंगे कि ड्रग का क्या एक्शन है वहाँ पर हमारी बॉडी में, है ना। तो दो ही चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर किसका एक्शन देखने वाले हैं, ड्रग का एक्शन देखने वाले हैं, और यहाँ बॉडी का। ओके, अगर हम शॉर्ट में समझें तो यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग्स की बात होगी और काइनेटिक में हमारी बॉडी की बात होगी। Pharmacodynamics is a branch of pharmacology that deals with the mechanism of action of drug. फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह से फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। कि मान लीजिए अगर हमने कोई भी ड्रग ली तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, हमारी बॉडी में वो कैसे वर्क कर रही है, उसका इफेक्ट क्या आया है, ठीक है। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हमने फीवर के लिए कोई ड्रग ली तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे फीवर को खत्म कर दे, है ना। तो उसके थेराप्यूटिक और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देखने के लिए हम किसकी स्टडी करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो हमने पिंक कलर से आपको पॉइंट लिख रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन पॉइंट हमारे यही है, दैट व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। कि फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। डायनेमिक्स मतलब पावर, एक तरह से हमारी ड्रग की क्या पावर है ना। ड्रग हमारी बॉडी के साथ कैसे वर्क कर रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम कर रही है हमारी बॉडी में। सेकंड है हमारा फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीक वर्ड में काइनेसिस, काइनेटिक को काइनेसिस से रिप्रेजेंट किया गया है और उसका मतलब होता है मूवमेंट। कभी भी काइनेटिक वर्ड आता है उसको मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मूवमेंट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड हाउ द बॉडी एक्ट्स ऑन द ड्रग। बेसिकली अगर हम कोई भी बॉडी में ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी में वो एक जगह तो नहीं रहेगी, है ना, वो मूवमेंट करेगी। तो क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक में किससे रिलेट कर रहे हैं हम, मूवमेंट से। कि अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसका क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने से पहले वो हमारी बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, है ना, पूरी बॉडी में हमारी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर इसके बाद वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोवाइड करेगी, या फिर इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सभी चीजें होंगी। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ड्रग हमारी मूव ही तो कर रही है हर जगह। तो बेसिकली हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर इन चार चीज़ों की बात करेंगे, जो कि है ADME। ए से हमारा एब्जॉर्प्शन, डी से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन,
M से हमारा मेटाबॉलिज्म और E से हमारा एक्सक्रीशन। हम इन 4 चीज़ों पर इसके अंदर बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। और इसमें मेन बात हमारी ये है कि बॉडी कैसे एक्ट कर रही है उस ड्रग के लिए। जो भी हमने ड्रग ली है तो हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या है उसके लिए, ठीक है। जैसे व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो आप लोग इसमें समझ गए, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर फार्माकोडायनेमिक की बात आती है तो हम ड्रग की बात करते हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, और फार्माकोकाइनेटिक की बात आती है तो वहां पर बॉडी की बात होगी कि उस ड्रग के लिए हमारी बॉडी का रिएक्शन कैसा है। यहाँ हम सिर्फ ड्रग के रिएक्शन को चेक कर रहे हैं, यहाँ हम बॉडी के रिएक्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है या फिर आपको याद नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी होता है, भूल जाते हैं, तो कि किसमें हमें ड्रग करना है किसमें हमें बॉडी करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही चेंजेस है कि यहाँ पर ड्रग पहले आ रहा है, यहाँ बॉडी, बाकी सारा कुछ चेंज है, सॉरी सेम है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ डायनेमिक में आपको डी देखने को मिल रहा है ना, ड्रग में भी डी देखने को मिल रहा है। तो जहां भी डायनेमिक वर्ड आ रहा है तो आपको क्या समझना है कि सबसे पहले ड्रग आएगा उसमें, डी से डायनेमिक और डी से ड्रग हमारा उस केस में पहले आएगा। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, और अगर आपको एक याद रहता है तो सेकेंड वाला आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि यहाँ पर बॉडी पहले आएगा। ओके, थर्ड हमारी है ब्रांच फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स की अगर बात होती है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है एक तरह से, देखिए जब भी थेराप्यूटिक वर्ड आता है तो एक तरह से हम इफेक्ट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, कि कोई भी हमें मान लीजिए डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा है, हमें एक थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हम क्या कौन सी ब्रांच की स्टडी करेंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स की। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जहां पर भी हम डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जहां पर हम किसी भी डिजीज को ट्रीट करेंगे, उस ब्रांच को हम, उस फार्माकोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्मेसी, अब हमारा आता है फार्मेसी। फार्मेसी तो हम कर ही रहे हैं, है ना, और हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी का बेसिकली मतलब यही होता है कि जहां पर भी ड्रग को बनाने से ले करके उसको प्रॉपर सुटेबल डोजेस फॉर्म में बेचने तक की प्रोसेस को हम फार्मेसी बोलते हैं। ओके, सो फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ compounding and dispensing drugs or preparing suitable dosage form for administration of drugs to man and animals। फार्मेसी एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर हम ड्रग को कंपाउंड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, और डिस्पेंस करते हैं, बेचते हैं, प्रिपेयर सुटेबल डोजेस फॉर्म, हम प्रॉपर सुटेबल डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं। बहुत तरीके के डोजेस फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, गैसेस, इस तरह के हमारे जो डोजेस फॉर्म होते हैं हम इनको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। कैसे, हमें डिस्पेंस करता है। फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, जो आप लोग अभी बनेंगे फार्मासिस्ट, आप क्यों इतना पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग स्टडी कर रहे हैं ताकि आप किसी भी पेशेंट को प्रॉपर डोज प्रोवाइड कर सके, है ना। सारी स्टडी होगी, आपने कर ली, इसके बाद आपको प्रॉपर नॉलेज है ड्रग्स के बारे में, आप किसी भी पेशेंट को प्रॉपर डोजेस फॉर्म, प्रॉपर डोज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फार्मेसी में हम बेसिकली क्या करते हैं, ड्रग बनाने से ले करके बेचने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं। अब है हमारा फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वर्ड आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स वर्ड किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीन से, है ना। जीन्स की बात हो रही है। क्या जीन्स सब में सिमिलर होते हैं, नहीं, इसमें जीन्स में क्या होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। अब जब सबके जीन्स डिफरेंट हैं तो जो हम ड्रग लेंगे उसमें भी तो कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, है ना। अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, अगर हमको सेम जगह पर काम करनी है तो वो सारा इफेक्ट सेम मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग दी और वो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स पर वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें स्लाइड चेंज आ जाएगा हमारे आउटकम में, जो भी हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा लास्ट में उसमें थोड़ा सा चेंजेस तो आ जाएंगे। तो उसी वेरिएशन की बात हो रही है कि जो भी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो हमारे ड्रग में आउटकम में, जो भी हमारे ड्रग के ट्रीटमेंट होता है, ड्रग के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट के रिजल्ट में जो चेंजेस आते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हाउ जीन्स अफेक्ट अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू ड्रग, कि कैसे किसी भी पर्सन के जीन्स अफेक्ट कर सकते हैं उस ड्रग के रिजल्ट में, है ना। तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर करेंगे। अब हम समझते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब एक वर्ड आया इकोनॉमिक्स। अगर कभी इकोनॉमिक्स वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या चलने लगता है, कोई भी चीज़ चलती है कॉस्ट, पैसे से थोड़ा सा बात चलने लगती है ना।
तो हम यहाँ पर भी कॉस्ट की ही बात करेंगे। हमें क्या चाहिए, जो भी हमें ड्रग मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब चीपर होनी चाहिए। चीपर के साथ साथ अच्छी भी होनी चाहिए, उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसका बेनिफिट अच्छा आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि ड्रग सस्ती है तो हमें कैसी भी ड्रग दे दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ की चीज़ है। अगर कोई भी इधर उधर होता है थोड़ा बहुत भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगी हमारी हेल्थ को। फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं डील्स विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट। जो भी हमारी ड्रग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। एक तरह से हम यहाँ पर मेनली चीपर ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। और चीपर भी कैसी हो, जिनका रेट तो कम हो लेकिन बेनिफिशियल बहुत हो, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क करे, अच्छी से अच्छी दवा हमें कम रेट में मिल जाए, हम वही प्रेफर करेंगे। तो फार्माको इकोनॉमिक्स का मेन काम यही है कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर वर्क करती है, कि हमारी जो भी ड्रग्स हैं वो सस्ती हो और इसके अलावा उसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा हो। अब हम समझते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। कभी भी आपको क्लिनिकल वर्ड देखने को मिलता है तो वो क्लिनिकल वर्ड हमारा किससे रिलेट करता है, हमेशा ह्यूमन से, ठीक है। कभी भी आपको अगर क्लिनिकल वर्ड देखने को मिलता है तो आपके माइंड में तुरंत ह्यूमन आना चाहिए, कि कोई भी, तो हमारा क्या होता है, कोई भी अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, कोई भी अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी क्लिनिकल टेस्टिंग में जो भी हमारा डेटा आएगा, ठीक है, उसी की स्टडी करना हमारा क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ओके। उसी की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस। जब कभी भी कोई भी स्टडी ड्रग्स की या फिर किसी भी तरह की स्टडी हमारी ह्यूमंस पर हो रही है तो वो हमारी क्लिनिकल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रग्स की स्टडी हो रही है तो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हमारी ड्रग्स की स्टडी जब ह्यूमंस पर होती है तो वो क्या होती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है। अब कैसे स्टडी करते हैं हम लोग, अब हम इसकी स्टडी करते कैसे, ठीक है। हमने क्या किया, एक हेल्दी वॉलेंटियर ले लिए, एक क्या, कुछ हमने हेल्दी, मान लीजिए 10 हमने हेल्दी वॉलेंटियर ले लिए और कुछ हमने डिजीज्ड वॉलेंटियर ले लिए जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज है, ठीक है, अलग अलग तरीके की डिजीज होंगी। हाँ, तो एक तरह से हमने 2 तरीके के पेशेंट ले लिए। अब हमने क्या किया, इनके ऊपर टेस्टिंग की, तो हमने सेम ड्रग को, अब हमें टेस्टिंग करनी तो क्या करेंगे, हमको मान लीजिए इस ड्रग को मार्केट में लाना है, तो इस ड्रग को मार्केट में लाने से पहले हम लार्ज पॉपुलेशन में इसको ट्रायल करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट कैसा होगा। तो हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, है ना। डायनेमिक और काइनेटिक इफेक्ट की चेकिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम हेल्दी और डिजीज्ड वॉलेंटियर्स पर करेंगे। और जैसा भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, अगर कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है तो हम पहले उसको चेंज करेंगे, इसके बाद हम मार्केट में लेकर आएंगे। तो वही चीज़ है कि इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी एंड डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। ऐसा करने का हमारा मेन एम क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मेन एम है कि हमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्टडी करनी पड़ रही है। बेसिकली इससे जो हमारा जब हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक डेटा जनरेट होता है और उस डेटा के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारी ड्रग कितनी इफेक्टिव हो सकती है ना। तो अगर हम 2 लोगों पर ये टेस्टिंग कर रहे हैं, हेल्दी और डिजीज्ड वॉलेंटियर्स पर, तो हमें समझ में आएगा कि ये डिजीज़ के लोगों को हमें ये ड्रग नहीं देनी है, हेल्दी पीपल्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम साइड इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो इसका भी हम कोई दूसरा फॉर्मूला तैयार करेंगे, है ना। तो एक तरह से ऐसा डेटा जनरेट हो जाता है इसके थ्रू कि हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट, जो भी ड्रग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रमोट यूज ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इससे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रमोट कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं और उसका अगर कोई भी एविडेंस नहीं है ना, बिना एविडेंस के हम कैसे मान ले, बिना प्रूफ के कैसे मान ले कि ये ड्रग हमारी अच्छी है, कहीं ना कहीं उसका टेस्टिंग होना चाहिए, है ना। तो पहले क्या होता है, जब हमारी ड्रग की डिस्कवरी होती है, ड्रग डिस्कवरी होने के बाद सब तैयार होता है, फिर उसकी टेस्टिंग हम किस में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, है ना। एनिमल्स में होने के बाद अगर वो लगता है कि ड्रग सही है, कुछ क्षण तक हमें लगता है ड्रग सही है, ठीक है, तब हम लास्ट केस में क्या करते हैं, ह्यूमंस में उसकी टेस्टिंग करते हैं। और ह्यूमंस में टेस्टिंग करने के बाद हमें क्या हो जाता है, एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मिल जाती है कि नहीं, ये हमारी जो ड्रग है ये अब प्रॉपर मार्केट में लाने के लायक हो चुकी है। तो एक तरह से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को यूज़ करने के लिए ये प्रमोट करती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी।
अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। हमारा कीमोथेरेपी वर्ड आ रहा है, तो ये कीमो जब वर्ड आता है तो हमारा माइंड किससे चलता है? केमिकल, है ना। हम हमेशा सबसे पहले केमिकल वर्ड को सोचते हैं। तो यहाँ पर कीमोथेरेपी में भी वही सेम चीज़ है कि हम केमिकल की ऐसी थेरेपी देंगे जहाँ पर हमें क्या करना है, दो तरीके की एक देखिए सेल्स होती हैं। मान लीजिए हम कैंसर के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी पर्सन है उसकी एक तो होस्ट सेल होगी जो हम लोगों के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं सेल्स, है ना। दूसरी हो गई हमारी कैंसरस सेल्स, क्योंकि हम कैंसर पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कैंसरस सेल्स भी होंगी। इसे ही हम मैलिग्नेंट भी बोलते हैं, ओके, मैलिग्नेंट सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कैंसर पेशेंट की बात हो रही है। तो कैंसर पेशेंट है तो क्या उसकी सारी सेल्स तो कैंसरस होंगी नहीं, कुछ तो उसकी ऐसी सेल्स होंगी जो अच्छी होंगी, जो कि होस्ट सेल होंगी, और कुछ उसकी कैंसरस सेल है। अब हमें क्या करना है, कोई एक ऐसी ड्रग तैयार करनी है जो इन सेल्स को क्या कर दे, खत्म कर दे जाके, और ये हमारी वैसे ही बनी रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम कोई भी ड्रग तैयार करेंगे, अब ड्रग को तो नहीं पता है ना कि कौन सी सेल्स को हमें खत्म करना है। अगर ड्रग का काम बताया गया कि सेल्स को डैमेज करना है, वो गई और सेल्स को डैमेज कर दी जाके। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हमारी होस्ट सेल्स खराब होने लगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक पर्सन को इफेक्ट करेगी, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, इनको कुछ इस तरीके से तैयार करना है ड्रग को। कुछ ऐसी स्पेसिफिक ड्रग्स हमने तैयार कर रखी हैं जो क्या करेंगी, जब हम इन्हें भेजेंगे अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे तो क्या होगा, इनमें सिर्फ कैंसरस सेल को ही डैमेज करेंगी वो ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। जो हमारी होस्ट सेल है इनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारी सेफ रहेंगी। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, मीन्स मिनिमल इफेक्ट, या फिर हम बिल्कुल नो इफेक्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी ड्रग हमारी क्या होती है, ऐसी थेरेपी हमारी कीमोथेरेपी कहलाती है। कीमोथेरेपी रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, malignancy with specific drugs that have selective toxicity for the infecting organism in malignant cells with no minimal effect on the host cells. कीमोथेरेपी ऐसे ट्रीटमेंट को रिफर करता है। कीमोथेरेपी एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पर हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शन मीन्स जो भी इन्फेक्शन हो गया है और मैलिग्नेंसी हमारे बॉडी के अंदर हो चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं सेल्स को ख़त्म करना है, लेकिन जो होस्ट सेल हैं उनमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने इसमें बताया, होस्ट सेल में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, जो भी होना चाहिए हमारे कैंसरस सेल्स को ही डैमेज करना है। तो ऐसी हमारी कुछ ड्रग्स जो होती हैं, ऐसी थेरेपी को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है, एक तरह से हम जब, क्योंकि हम किसी भी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो टॉक्सिसिटी की जगह यहाँ पर होगा टॉक्सिकोलॉजी, ओके। Toxicity is the study of poisonous effect of drug and other chemicals on humans and animals. Toxicity क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आप ऐसी, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ इनटेक की और वो अंदर जाकर पॉइजनस इफेक्ट दे रही है, तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। कभी कभी होता है फूड पॉइजनिंग हो गई तो वो भी टॉक्सिसिटी हो गई। किसी ड्रग्स के थ्रू आपको पॉइजनस इफेक्ट मिल रहा है तो वो भी टॉक्सिसिटी हो गई। किसी केमिकल के थ्रू, लाइक पॉल्यूशन क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी तो हमारे बॉडी में भर रहा है ना। तो यही चीज़ होती है हमारी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हम बेसिकली पॉइजनस इफेक्ट की बात करते हैं और हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, ओके। हम इन दो इफेक्ट की बात किसके अंदर करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखा है, सेम सब्सटेंस कैन बी ड्रग और अ पॉइजन, इट डिपेंड्स ऑन डोज। क्या होता है कि एक ही ड्रग पॉइजन का भी काम करती है और सेम टाइम पे वो थेरापेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है ना। अब ये डिपेंड करता है डोज पर। मान लीजिए आपने पैरासीटामोल ली 650 mg, ओके। आपको ये क्या करना था, सुबह शाम लेनी थी, है ना, आपको 2 टाइम्स लेनी थी इसको। आपने क्या किया, एक बार में 10 गोलियां खा ली। अब क्या ये आपको अच्छा इफेक्ट देगी आपकी बॉडी में, नहीं, अब ये पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट कर देगी। अच्छा 650 mg, ये भी डिपेंड करता है किसको दे रहे हैं, एडल्ट को दे रहे हैं, चाइल्ड को दे रहे हैं, तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, वहाँ भी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप डोज प्रॉपर ले रहे हैं, सुटेबल डोज ले रहे हैं कि आपको सुबह शाम खानी है, आप सुबह शाम वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन आप अगर
बहुत ज़्यादा डोज ले रहे हैं इसका, तो कहीं ना कहीं ये पॉइजन इफेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा और इससे डेथ जैसी कॉजेज भी हो सकती हैं। ओके, तो सेम सब्सटेंस ड्रग भी हो सकता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, और वही सेम सब्सटेंस हमारा पॉइजन की तरह भी वर्क कर सकता है। ये सब डिपेंडेंट डोज पर, डोज कैसा ले रहे हैं। डोज अगर आप बेटर तरीके से ले रहे हैं, सुटेबल डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, सुटेबल डोज आप अगर ले रहे हैं, तो आपको वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो पॉइजनस इफेक्ट कॉज करेगा। अब हम समझते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है? आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पोसोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के अंदर जरूर कवर किया होगा। पोसोलॉजी में हम बात करते हैं बेसिकली डोज की, ठीक है, कि हम कितना डोज ले कि हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल जाए। ओके, पोसोलॉजी के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि डील्स विद द डोज ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि हम कितना उस ड्रग का डोज ले कि वो हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रोवाइड करे हमें, उसकी स्टडी हमारे लिए क्या होती है? पोसोलॉजी होती है। ओके, अब हम समझते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस जब आएगा, फार्माकोविजिलेंस का तो एक पूरा सब्जेक्ट हमारा 8th सेम में, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस में हम बेसिकली एडीआर्स की स्टडी करते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी ऐसे इफेक्ट होते हैं इनकी स्टडी, पूरी स्टडी, ठीक है ना। डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन, कैसे उन्हें प्रिवेंट भी करना है, इसके बारे में भी, ठीक है। एडीआर और अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इन सभी की स्टडी हम करते हैं अपने फार्माकोविजिलेंस के अंदर। इसमें हम प्रॉपर चेक करते हैं कि वो ड्रग कैसी है, ठीक है, क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, कैसे हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं उन एडीआर्स को। इन सभी चीज़ों की स्टडी हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर करते हैं। इसे हम ड्रग सेफ्टी के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस को हम ड्रग सेफ्टी के नेम से भी जानते हैं। ओके, अब हम समझते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब भी ये वर्ड आता है आपका एपिडेमियोलॉजी, इसका मतलब वहां पर किससे बात हो रही है? पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी स्टडी, किसी भी ड्रग की स्टडी, किसी भी ड्रग के इफेक्ट की बात लार्ज पॉपुलेशन में करते हैं, ओके, तो उसकी स्टडी करना हमारा क्या होता है? फार्माको एपिडेमियोलॉजी। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। जब कभी भी हम ड्रग की स्टडी या ड्रग के इफेक्ट की स्टडी हम लार्ज पॉपुलेशन में करते हैं, वो इफेक्ट कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है, हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी स्टडी कैसे कर रहे हैं? लार्ज पॉपुलेशन में कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? फार्माको एपिडेमियोलॉजी हो जाएगी। ओके, अब हम समझते हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। सोर्स ऑफ ड्रग्स हमारे क्या होते हैं कि हमें ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, क्या क्या सोर्स है जिससे हम अपनी इन ड्रग्स को पा सकते हैं। ओके, तो नेचुरल सोर्स हो सकता है हमारा, सेमी सिंथेटिक सोर्स हो सकता है, ठीक है, और सिंथेटिक सोर्स हो सकता है। सेमी सिंथेटिक क्या? उसमें हाफ पार्ट नेचुरल का हो और मीन्स नेचर से लिया गया हो, और कुछ हमारा सिंथेटिक से लिया गया हो, लाइक केमिकल वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो होते हैं वो हमारे सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, मिनरल्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल के हैं, ठीक है ना। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, मिनरल्स नेचुरल के एग्जाम्पल हैं। सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, इन 3 तरीके से हम ड्रग्स को अपने ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेचुरल में सबसे पहले प्लांट को। जैसा कि हम जानते हैं ड्रग्स और मेडिसिन तो हमारे ट्रेडिशनल समय से आ रही हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल टाइम पे क्या था? केमिकल्स का यूज़ तो हम नहीं करते थे। उस टाइम पे क्या लोग जो ऋषि वगैरह होते थे या फिर इसके बाद वैद्य वगैरह आते थे, तो वो क्या करते थे? ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे मेडिसिन का क्या है, उसमें बेसिकली हम सबसे ज़्यादा किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। वहाँ पर प्लांट्स का यूज़ ज़्यादा करते थे, जड़ी बूटी, हर्ब्स वगैरह, ठीक है। तो प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पुराना जो ड्रग का सोर्स है वो हमारा है प्लांट्स। फिर प्लांट्स के अंदर हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें हमारी आ जाएंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोलॉइड क्या होते हैं। देखिए, आपको एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, आपको जस्ट समझ लेना है कि ये प्लांट्स के अंदर ऐसे पार्ट आते हैं। इसके जस्ट एक एक दो एग्जाम्पल तैयार कर लो, ये ज़्यादातर हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो आप वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ भी बहुत समझाने जैसा नहीं है। Alkaloids, they are mostly used as their water soluble hydrochloride and sulfate salts.
इनका सबसे ज़्यादा हम यूज़ कब करते हैं, इनका एज अ यूज़ करते हैं हम वाटर सॉल्यूबल हाइड्रोक्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स की तरह। इसके एग्जांपल हो गए हमारे क्विनीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, विनक्रिस्टिन एंड कोकेन। ये सभी क्या है, हमारे एल्कोलॉइड्स हैं। सेकेंड है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो शुगर और दूसरा नॉन शुगर। ठीक है, इस नॉन शुगर को हम ए ग्लाइकोन भी बोलते हैं। ए ग्लाइकोन क्यों बोलते हैं, देखिए ग्लाइकोन वर्ड किससे आया है, हमारे ग्लूकोज से आया है ना। अगर ये क्या है, एक तरह से ग्लाइकोन है क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। यहां पर ए लगा हुआ है, ए मतलब एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज मतलब नॉन शुगर मॉइटी। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स हमारे दो मॉइटी से मिलकर बने होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर मॉइटी। और ये किससे दोनों लिंक्ड होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, एक ईथर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर मेनली हमें ऐसे ही दिखने को मिलेगा, एक शुगर मॉइटी होगी, एक नॉन शुगर मॉइटी जो कि ईथर लिंकेज से कनेक्ट होगी। दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ नॉन शुगर मॉइटी एग्लाइकोन, देखिए यहाँ नॉन शुगर का एग्लाइकोन लिखा हुआ है, लिंक टू अ शुगर मॉइटी थ्रू ईथर लिंकेज, जो कि हमारे ईथर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा डिजॉक्सिन, क्यूबेन, सेना एसेट्रा। डिजॉक्सिन हमारी सबसे बेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड मानी जाती है। ओके, लाइक इसमें डिजिटैलिस वगैरह देखने को मिलती है, तो ये हमारी सबसे बेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है। अब हम देखते हैं ऑयल्स के बारे में। ऑयल्स के बारे में क्या बात हो रही है इसमें कि दीज आर विस्कस इनफ्लैमेबल लिक्विड्स इनसॉल्यूबल इन वाटर। जैसा कि ऑयल है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि विस्कस होंगे, है ना, गड्ढे से होंगे थोड़े। इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनफ्लैमेबल, है ना, कि पानी में तो ऑब्वियस सी बात है वो घुलेंगे नहीं। दो तरीके के ऑयल देखने को मिलेंगे, एक तो फिक्स्ड ऑयल देखने को मिलेगा और दूसरा हमारे इसेंशियल ऑयल देखने को मिलेंगे। अब ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, देखिए इसेंशियल ऑयल हमारे क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे और ये नॉन वोलाटाइल होंगे। ओके, डिफरेंस यही होता है कि जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ये क्या होंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले सकते हैं मेंथॉल और पिपरमिंट। अगर आप उनको खुला रख देते हैं तो क्या होता है, उनकी स्मेल या फिर वो पूरी तरह से उड़ जाते हैं, है ना, इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन फिक्स्ड ऑयल ऐसे नहीं होते हैं। फिक्स्ड ऑयल हमारे नॉन वोलाटाइल होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमारे इवेपोरेट नहीं होते हैं। फिक्स्ड ऑयल आर मोस्टली यूज्ड फॉर फूड एंड एज इमोलिएंट। जो हमारे फिक्स्ड ऑयल होते हैं उनका यूज़ हम फूड में करते हैं और एज एन इमोलिएंट्स की तरह उनका यूज़ करते हैं। अब इमोलिएंट हमारे क्या होते हैं, इमोलिएंट हमारे वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस समय क्या है, विंटर चल रही है, तो आप बहुत सारे लोशंस, है ना, बॉडी लोशंस यूज़ कर रहे होंगे, क्रीम यूज़ कर रहे होंगे, या फिर आप क्या यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, ये सभी स्किन ड्राइनेस को प्रिवेंट करते हैं। हमारी स्किन क्या होती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है ना, तो इनको मॉइस्चराइज रखने के लिए हम इमोलिएंट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आप कभी भी इस तरह की चीज़ें कैसे याद रहेंगी, आप क्या करेंगे, जब कभी भी बॉडी लोशन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये क्यों हमें मॉइस्चर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी स्किन को क्यों मॉइस्चराइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है, इमोलिएंट पड़ा हुआ है। इमोलिएंट की वजह से ये हमें प्रिवेंट करते हैं हमारी स्किन को ड्राई होने से। ठीक है, मॉइस्चराइज रखते हैं, तो वही हमारे होते हैं इमोलिएंट। तो इनका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्किन को प्रिवेंट कर सके। बेसिकली हम क्रीम और लोशंस और ऑइंटमेंट इन सब चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्राउंड नट ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल एसेट्रा, और भी बहुत सारे ऑयल हैं वो आप लोग देख सकते हैं। अब सेकंड तरीके के हमारे ऑयल कौन से थे, इसेंशियल ऑयल थे। दीज ऑयल्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स और लीव्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ये क्या होते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑयल्स को किससे, फ्लावर्स और लीव्स से। ये हमें जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये वोलाटाइल होते हैं और ये हमें मिलते हैं फ्लावर्स और लीव्स से थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। These are essential oils which contain the hydrocarbon terpene that have no food value. फिक्स्ड वैल्यू, जो फिक्स्ड हमारे ऑयल्स थे इनको हम फूड की तरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एज अ फूड में इसकी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इनका हम फूड में यूज़ नहीं करेंगे, इनकी कोई भी फूड वैल्यू नहीं है। इनका हम बेसिकली यूज़ करेंगे एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ज़्यादा यूज़ करें। तो मेंथॉल, पेपरमिंट, इनका आप लोग फ्लेवर बढ़ाने के लिए ही तो यूज़ करते हो, है ना, तो दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव्स, काउंटर इरिटेंट्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स।
क्या होती हैं, ये सभी जो टर्म लिखे हैं वो आप एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर समझते हैं सभी को, ठीक है। जैसे यूकेलिप्टस ऑयल यूज्ड फॉर रिलीविंग कॉन्जेशन। यूकेलिप्टस ऑयल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कॉन्जेशन से रिलीफ चाहिए होती है, तब हम यूकेलिप्टस का यूज़ करते हैं, ओके। अब कॉन्जेशन क्या होती है, जब आपको कभी भी जुकाम हो जाती है, ठीक है, कोल्ड वगैरह हो गई तो नोज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल स्टफी हो जाती है ना, कंजेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपको सांस लेते नहीं बनता है। उस टाइम पे रिलीफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट सोर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूकेलिप्टस ऑयल का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा टर्पेंटिन ऑयल्स यूज्ड एज काउंटर इरिटेंट। अब काउंटर इरिटेंट क्या होते हैं हमारे, आपने देखा होगा जो विक्स वगैरह होती हैं या मूव हो गई, है ना, आपने ये सभी लोगों ने नॉर्मल इसको तो देखा होगा ना, ये सारी चीज़ें समझते होंगे सब लोग। तो विक्स और मूव क्या होता है, जब कभी भी हम अपने टॉपिकल, इनको हमेशा टॉपिकल सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, तो जब कभी भी हम इनको सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या कॉज करती हैं, इरिटेशन कॉज करती हैं। थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है हमें, वहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन होती है, और इरिटेशन होने के बाद जो भी पेन है वो खत्म हो जाता है ना, पेन खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वही चीज इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काउंटर इरिटेंट बोलते हैं, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काउंटर इरिटेंट। थर्ड है हमारा पेपरमिंट, जिंजर, फेनल, कार्डमम आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एंड कार्मिनेटिव एजेंट। जो पेपरमिंट है, जिंजर है, फेनल है, कार्डमम है, ये सभी का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ कार्मिनेटिव एजेंट की तरह और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। फ्लेवर बढ़ाने में ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। तो कार्मिनेटिव एजेंट हमारे क्या होते हैं, कार्मिनेटिव एजेंट का हम यूज तब करते हैं जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि इनडाइजेशन की वजह से क्या होता है, गैस हमारे स्टमक में, जीआईटी में बन जाती है ना, इसी गैस से रिलीफ के लिए हम कार्मिनेटिव एजेंट्स का यूज करते हैं, ओके। क्लोव ऑयल इज यूज टू एलाई डेंटल पेन। जब कभी भी टूथेक होता है, ठीक है, दांतों में जब पेन होता है तो क्या करते हैं उस टाइम पे, क्लोव ऑयल हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जो दांतों का दर्द है वो चला जाए, है ना, या फिर डायरेक्ट ही हम क्लोव यूज कर सकते हैं। क्लोव क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिन्स। रेजिन्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक एसाफोइटिडा यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड एंटीस्पाज्मोडिक, ओके। एसाफोइटिडा को हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं, जो कि होती है हींग, है ना, ये सभी लोग अपने घरों में यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं, एज अ कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव हमने पहले ही बता दिया, गैस से रिलीफ के लिए, इंडाइजेशन में गैस बनती है और गैस जीआईटी में हमारी बनती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, उससे रिलीफ के लिए ये हम कार्मिनेटिव एजेंट का यूज करते हैं। और किसके, इस एंटीस्पाज्मोडिक क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मसल क्रैम्प्स, या फिर लाइक पीरियड्स के केस में हमारा क्या होता है कि लोअर एब्डोमिनल में या फिर क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, है ना, या लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वहाँ पर, तो कभी कभी क्या होता है वहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, वहाँ पर एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग ले लेते हैं, है ना। तो वही सेम चीज, जब मरोड़ वाला दर्द होता है जिसको हम बोलते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम एसाफोइटिडा का यूज कर सकते हैं अगर हमें प्लांट सोर्स का यूज करना है तो। मिर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड लोकल स्टिमुलेंट। एंटीसेप्टिक आप सभी समझते हैं, लोकल स्टिमुलेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं, तो इसे हम जनरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, और इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब कभी माइनर सर्जरी होनी होती है। मान लीजिए आपके टॉपिकल सरफेस में कोई माइनर सर्जरी हो रही है, ये डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दांतों में जब हम कुछ भी कराने जाते हैं तो वहाँ पर जब पेन होने की कंडीशन अगर है, अगर ऐसी बन रही है, तो वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया हमें क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं सरफेस पर। और इसे अप्लाई करने से क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हमें कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती है, पेन फील नहीं होता है, ठीक है। आप इसका कोई भी एग्जांपल, जैसे लिडोकेन है, ये तो एलोपैथी में आ गया हमारा, अगर प्लांट सोर्स है तो वहाँ पर मिर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो लोकल स्टिमुलेंट हमारे क्या होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया होते हैं। बाल्सम सोलू यूज्ड एज स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, बेसिकली इनका यूज़ हम जुकाम में ही करते हैं, ओके। अब हम समझते हैं गम्स क्या होते हैं। गम्स आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस एंड मेनली यूज्ड एज डीमल्सेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट जब भी बात आए तो इसका मतलब उसकी, हम वहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीपिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
एक्सिपिएंट हमारे क्या होते हैं, इन फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं, मीन्स इनको हम यूज तो करते हैं लेकिन इनकी कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है, इनको बस हम ऐसा यूज करते हैं कि वो फ्लेवर दे सकें या कलरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये होते हैं एक तरह के एक्सिपिएंट, गम्स भी। तो ये डिमल्सेंट क्या होता है, डिमल्सेंट एक तरह का, जैसे हम माउथ वॉश वगैरह यूज करते हैं, गार्गल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सूदिंग एजेंट प्रोवाइड करने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, डीमल्सेंट का यूज करते हैं। ठीक है, माउथ वॉश और गार्गल्स में ये हमारा पड़ा होता है। ठीक है, डीमल्सेंट, ताकि ये सूदिंग एजेंट हमें प्रोवाइड कर सके। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, जब कभी हम सस्पेंशन मिक्स करते हैं तो क्या होता है, विदाउट सस्पेंडिंग एजेंट हम सस्पेंशन को मिक्स नहीं कर सकते, तो वहां पर सस्पेंडिंग एजेंट को हम डाल देते हैं ताकि हम सस्पेंशन को मिक्स कर सके। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा एकेशिया, ट्रैगाकैंथ एसेट्रा। अब हम समझते हैं मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा नेचुरल के अंदर आएगा। ओके, दे आर यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट एंड एज ऑइंटमेंट बेसिस, इनका यूज हम एज अ ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं और ऑइंटमेंट बेसिस की तरह यूज करते हैं। बेस, जिससे हम ऑइंटमेंट तैयार करते हैं तो कोई बेस चाहिए ना, तो हम जो भी हमारे मिनरल ऑयल्स हैं इनका यूज ल्यूब्रिकेंट और ऑइंटमेंट बेसिस की तरह करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लिक्विड पैराफिन इज अ ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव। अब लैक्सेटिव क्या है, लैक्सेटिव एक तरह से होता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लैक्सेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये ल्यूब्रिकेंट जो लैक्सेटिव हैं ये क्या करते हैं, स्टूल्स को सॉफ्टन रखते हैं, स्टूल को सॉफ्टन रखने में हेल्प करते हैं, और जब स्टूल सॉफ्टन होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाएगा, है ना। तो लैक्सेटिव हमारे क्या करते हैं, एक तरह से कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। इसमें स्टूल जो होती हैं सॉफ्टन हो जाती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जा सकता है। सॉफ्ट एंड हार्ड पैराफिन आर यूज्ड एज इमोलिएंट एंड एज ऑइंटमेंट बेसिस। इमोलिएंट हम पहले ही बता चुके हैं कि स्किन ड्राइनेस की को प्रिवेंट करने के लिए हम इमोलिएंट का यूज करते हैं, बेसिकली क्रीम, ऑइंटमेंट और लोशंस वगैरह में, है ना। और ऑइंटमेंट बेसिस का यूज भी करते हैं, ऑइंटमेंट बेसिस की तरह भी हम सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन को यूज करते हैं। जब भी आप क्रीम वगैरह आप बनाए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पैराफिन का यूज होता है। ठीक है, तो वो ऑइंटमेंट बेसिस की तरह हम यूज करते हैं। अब हमने प्लांट्स की बात तो कर ली है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में हमारा ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वैक्सीन है, जैसे हम उनके पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपनी वैक्सीन या फिर बहुत सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटीसेरा एंड फ्यू वैक्सीन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमें क्या मिलती है, एंटीसेरा या कुछ वैक्सीन्स हमें एनिमल से ही प्रोड्यूस होती है, जैसे इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, हेपेरिन एसेट्रा। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जेंटामिसिन, टेट्रासाइक्लिन एसेट्रा। इन सभी एंटीबायोटिक्स को हम किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से हमें ये मिलती हैं। सम एंजाइम्स एंड वैक्सीन्स, देखिए एंटीबायोटिक्स तो हमें मिल ही रही है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हमें या वैक्सीन्स भी हम माइक्रोब्स का यूज करके ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा एक स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। ये हमें किससे मिलता है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म माइक्रोब से मिलता है, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। मेन इसका नेम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस। इससे हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हम समझते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में। सिंथेटिक ड्रग जो कि सबसे बड़ा सोर्स है इस टाइम पे ड्रग्स का, है ना। अभी तो हम जो भी बाकी के सोर्स यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो सिंथेटिक सोर्स का यूज कर रहे हैं। सिंथेटिक केमिस्ट्री इज नाउ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन, जो कि हम एलोपैथी के अंदर यूज कर रहे हैं ना। एलोपैथी में हम क्या देख रहे हैं, जितनी हमारी मेडिसिन हैं ज्यादातर वो किससे, केमिकल से बनी हुई है ना। तो उनका यूज हम सबसे ज्यादा इस टाइम पर कर रहे हैं। They can be manufactured in any quantity as per need in contrast to drug from natural source.
इनको हम किसी भी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है ना। अगर हमें कम अमाउंट में ड्रग चाहिए हमने उतनी प्रिपेयर कर ली, अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो हम उस क्वांटिटी में भी हम ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन क्या नेचुरल सोर्स के केस में ऐसा हो सकता है? नेचुरल सोर्स में क्या होता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। ओके, जो भी हमारे सोर्स हैं वो लिमिटेड होंगे। अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में ड्रग की ज़रूरत पड़ जाए प्लांट्स के केस में तो क्या होगा, हर्ब्स और सब्स अगर हम ले भी रहे हैं तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में तोड़ रहे हैं तो क्या तुरंत तो वो आएंगे नहीं, है ना। तो एक इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कि इससे ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। ओके, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन सिंथेटिक के केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें लैब में प्रिपेयर करना है, केमिकल के थ्रू प्रिपेयर करना है, तो हम इसको किसी भी अमाउंट में किसी भी क्वांटिटी में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं हमारे जैसे एनाल्जेसिक्स, हिप्नोटिक्स, एंटी कैंसर एसेट्रा, ये सभी इसके हमारे एग्जाम्पल है सिंथेटिक ड्रग्स के। अब हम देखते हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर के बारे में। ड्रग नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ड्रग्स। हम ड्रग की नेमिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। अ ड्रग जनरली हैज़ 3 क्लासिफिकेशन ऑफ नेम्स। 3 तरीके से हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं। एक तो केमिकल और साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी ड्रग बन रही है तो कोई केमिकल के थ्रू जो बन रही है तो उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उस केमिकल का, तो उसके बेसिस पर जो नेम रखा जाएगा उसे हम केमिकल और साइंटिफिक नेम बोलेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा नॉन प्रोप्राइटरी अप्रूव्ड और जेनेरिक नेम। इसे हम नॉन प्रोप्राइटरी अप्रूव्ड और जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। तो ये हमारे ऐसे नेम होते हैं जो कि हमें प्रॉपर एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जाता है ना। बाकी तो इसके ब्रांड नेम बाद में बनते हैं, लेकिन ये एक यूनिक नेम रखा जाता है जो कि हमारी कुछ कॉम्पिटेंट साइंटिफिक अथॉरिटीज़ या बॉडी हमारी इसको रखती हैं। थर्ड हमारा प्रोप्राइटरी ब्रांड और ट्रेड नेम। ये हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा, ये मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग कंपनी के द्वारा ये नेम रखा जाता है जो कि हमारा ब्रांड और ट्रेड नेम होता है ना। अब हम समझते हैं इसको डिटेल में। केमिकल नेम क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस केमिकली। अगर हम किसी भी ड्रग को क्या करें, केमिकली अगर हम चेक करें तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, एटम्स होंगे, है ना। तो उसके बेसिस पर जो नेम रखा जा रहा है, उस सब्सटेंस के बेसिस पे जो नेम रखा जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा। इसे हम केमिकल, साइंटिफिक या मॉलिक्यूलर नेम भी कहते हैं। अच्छा, इनकी एक डिसएडवांटेज क्या होती है, क्यों हम केमिकल नेम का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो नेम होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको अगर डेली लाइफ में ये सारे नेम यूज़ करने पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन नेम को प्रोनाउंस करना है। जैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल जो भी होते हैं, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, है ना, पॉसिबल नहीं है कि वो जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी ड्रग किसी भी पेशेंट को बता रहे हैं, तो वो रोज़ रोज़ केमिकल नेम को बता दें, क्योंकि रोज़ रोज़ उन्हें प्रोनाउंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। और अगर इन केस वो प्रोनाउंस कर भी देते हैं, बता भी देते हैं, तो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, है ना, पेशेंट भूल जाएंगे उसको। इस वजह से हम केमिकल नेम का यूज़ बहुत कम करते हैं। दिस नेम इज़ नॉट सुटेबल फॉर रूटीन यूज़ बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स और कॉमन पीपल। बहुत टफ है कि वो नॉर्मल रूटीन यूज़ में हम मेडिकल प्रोफेशनल हो या फिर कॉमन पीपल हो या पेशेंट हो, है ना, उनके लिए भी ये टफ है, प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट है। इस वजह से केमिकल नेम का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन का हमारा केमिकल नेम क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब एस्पिरिन हमारे लिए बहुत सिंपल है, हम इसको प्रॉपर प्रोनाउंस भी कर सकते हैं और हमारे माइंड में भी बहुत कैची है, हम इसको माइंड में भी रख सकते हैं ना। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड थोड़ा सा टफ हो जाता है, इस वजह से हम केमिकल नेम का यूज़ कम करते हैं। सेकंड है हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम। नॉन प्रोप्राइटरी नेम को हम क्या क्या नेमों से बुला सकते हैं, एक तो इंटरनेशनल, नॉन प्रोप्राइटरी, जेनरिक और अप्रूव्ड नेम। इन 3 नेम से हम इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द INN, the international non-proprietary name, is an official generic and non-proprietary name given to a pharmaceutical drug by competent साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी। जो ये नेम होते हैं ये प्रॉपर एक साइंटिफिक बॉडी या अथॉरिटी द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इन्हें एक बार दे दिया जाता है नेम को, जैसे पैरासीटामोल। अगर हम एग्जांपल लें तो पैरासीटामोल क्या होगा, एक बार इस नेम को दे दिया गया। अब ये यूनिक है ना, कि अगर हमें फीवर आ रहा है हमें पैरासीटामोल लेना है इस केस में। लेकिन अब इसके बहुत सारे नेम आ गए, जैसे कॉलपॉल, डोलो, है ना, ये बहुत सारे नेम हैं। तो इनके अंदर भी तो पैरासीटामोल ही है,
दोनों के अंदर और भी बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है। इन सभी के अंदर हमारा क्या है, पैरासीटामॉल, और ऊपर हमारे जो टेबलेट की स्ट्रिप्स होती है उनमें देखने को भी मिलेगा PCM या पैरासीटामॉल IP लिखा होगा, ठीक है। तो जेनेरिक नेम भी उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पर जेनेरिक नेम में कुछ लोग क्या होता है जो ब्रांड प्रमोशन के लिए और जो अलग ड्रग बनाते हैं वो अपना ब्रांड नेम रख देते हैं, ठीक है, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। अदरवाइज उसमें जो मटेरियल है वो सेम ही है, स्ट्रेंथ सेम है, डोजेस सेम है, बस फर्क आता है तो वो कॉस्ट में आता है, ठीक है। जो भी हमारी ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, क्योंकि इनमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो नॉर्मल रेट हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स हमारी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ये हमारी साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी कौन सी हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम। एक हमारी बॉडी है, अथॉरिटी है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम USAN बाय UN काउंसिल। इसके द्वारा हमारे नॉन प्रोप्राइटरी नेम को रखा जाता है। एग्जाम्पल हमारा पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल क्या है, एक जेनरिक नेम है, एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर दिया गया फीवर के ड्रग के लिए। अब इसके ब्रांड नेम बहुत सारे हो सकते हैं, कालपॉल, डोलो, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोप्राइटरी नेम को। ये कैसे नेम होते हैं जो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं और सबसे ज़्यादा हमें याद भी रहते हैं। इट इज़ असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटिंग कंपनी। जो भी हमारी ड्रग को तैयार कर रही है, मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग कंपनी, वो इन नेम्स को हमारे रखती है। इन्हें हम ब्रांड और ट्रेड नेम भी बोलते हैं। ब्रांड नेम्स आर डिजाइन टू बी कैची, शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं ताकि वो कैची हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे देखने में, है ना, बोलने में भी वो अच्छा लगे, साउंड भी अच्छा करे, हमें याद भी रहे। सिंपल भी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें टफ नहीं रखने की केमिकल नेम की तरह रख दिया हमने कि हम बोल भी ना पाए, है ना। कैची होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे से रखे जाते हैं, इजी टू रिमेंबर, ऐसे रखो सिंपल कि वो हमें याद रहे। वन ड्रग में हैव मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम। एक ड्रग के बहुत सारे नेम हो सकते हैं, जैसे आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, पैरासीटामॉल के ही बहुत सारे ब्रांड नेम हैं अलग अलग, कॉलपॉल, डोलो, है ना। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल एम्लोडिपिन, सब में, इन सभी में सेम ही है एम्लोडिपिन, है ना, लेकिन वर्क भी सेम है, लेकिन क्या है, ब्रांड नेम अलग अलग है। किसी का एम कार्ड है, एम्लोपिन है, एम्लोकॉर, एम्लोवॉस एंड एम्लोगार्ड, ये सभी क्या है, अलग अलग ब्रांड और ट्रेड नेम है, ओके। अदरवाइज सेम क्या है, इसमें एम्लोडिपिन ही है। तो एक ड्रग के बहुत सारे प्रोप्राइटरी, बहुत सारे ब्रांड और ट्रेड नेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है बेसिक हमारा जो भी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है, सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या क्या हो सकते हैं, और भी हमारे ड्रग नोमेनक्लेचर, हम कैसे किसी भी ड्रग की नेमिंग करते हैं, है ना, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों जरूरी है नेमिंग करना, ये सभी चीज़ें हमने इस लेक्चर में अपने देखा है। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।